Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the early entrepreneurs of class 10th history chapter number 4. So इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में अब जो इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई थी उन्हें कौन कौन सेटअप कर रहा था और उनके लिए फंड कहाँ से आ रहा था. इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन डिफरेंट रीजन्स बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल. तो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो देश के अलग अलग रीजन्स में सेटअप की जा रही थी और अलग अलग तरीके के लोग जो हैं इन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे. तो कौन थे वो लोग जो इनको सेटअप कर रहे थे? द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना. तो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स थे इंडिया में वो लिंक करते हैं चाइना के साथ ट्रेड से. मतलब एक तरीके से उनको जो वेल्थ मिली, उन्होंने जो पैसा कमाया, जो ग्रोथ करी, वो बेसिकली चाइना के साथ ट्रेड करके हुई उनकी ग्रोथ. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरीके से लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करने लगे थे, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने लगे थे रॉ मटेरियल का. ठीक है, जैसे कि ओपियम जो है चाइना को बेचते थे और उसके बदले ओपियम के बदले जो है वो चाइना से चाय खरीदते थे. तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, चाइना को ओपियम बेच रहा था और उसके बदले टी खरीद रहा था. अब इंग्लैंड इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड कर रहा था और इंग्लैंड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंडियंस ने भी देखा जो कि एक तरीके से इस पूरे सिस्टम के जूनियर प्लेयर्स बन गए. जब उन्होंने देखा कि जो इंग्लैंड है वो इस तरीके से चाइना के साथ ट्रेड करके काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो बहुत सारे इंडियंस भी इस बिजनेस में लग गए. वो भी क्या करने लग गए, चाइना के साथ ट्रेड करने लग गए. Many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignments. तो ये जो इंडियंस है ये क्या करने लग गए, इन्होंने ट्रेड करनी शुरू कर दी, फाइनेंस प्रोवाइड किया. जो लोग इस ट्रेड में इंक्लूड थे, जो चाइना के साथ खरीद बेच कर रहे थे, उनको पैसा देना शुरू किया, लोन देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट देनी शुरू की. ठीक है, सप्लाईज प्रोक्योर करे, मतलब कि सामान खरीदना, सामान को बेचना. ठीक है, सप्लाईज प्रोक्योर करना मतलब चाइना से कुछ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं. शिपिंग कंसाइनमेंट्स मतलब फिर वो उनको बेच भी रहे हैं कुछ चीज़ें. तो जैसे इंग्लैंड जो है कुछ चीज़ें खरीद रहा था, चाय खरीद रहा था, ओपियम बेच रहा था, तो इसी तरीके से बिजनेस इंडियंस भी करने लग गए चाइना के साथ. अब जब चाइना के साथ ट्रेड करके उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया तो इन सारे मतलब काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिनको एक तरीके से ऐसा लगने लग गया कि उनको अब इंडस्ट्रीज जो हैं सेटअप करनी चाहिए, उनको भी इंडिया में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस डेवलप करनी चाहिए. तो बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने एक तरीके से ये ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया चाइना के साथ ट्रेड करके और बंगाल में इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू की. तो इन्होंने द्वारका नाथ टैगोर जो हैं इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं सेटअप की इन द 1830s एंड 1840s. सो बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं सेटअप की. जॉइंट स्टॉक कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके जो ओनर्स हैं वो इजीली कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे को. So Tagore's enterprise sank along with those of others in the wider business crisis of 1840s. तो 1840s में जब बिजनेस क्राइसिस आया तो जो टैगोर का बिजनेस है, मतलब द्वारका नाथ टैगोर का जो बिजनेस है वो बाकी बिजनेसेस के साथ डूब गया. बट उसके बाद 19th सेंचुरी के जो एंड वाला टाइम है, उस टाइम पे क्या हुआ, काफ़ी सारे ऐसे लोग जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लग गए. मतलब अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाइना के साथ ट्रेड करके ज़्यादा पैसा कमा रहे थे. इन बॉम्बे, पारसीज लाइक दिनशॉ पैटेट एंड जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, who built huge industrial empires in India, accumulated their initial wealth partly from exports to China. तो बॉम्बे में पारसीज जो लोग थे जैसे कि दिनशॉ पैटेट एंड जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना को सामान एक्सपोर्ट कर करके काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो है एक्यूमुलेट कर ली थी. चाइना को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ ये रॉ कॉटन की शिपमेंट करते थे इंग्लैंड को, तो उससे भी इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था. सेठ हुकुमचंद, a Marwari businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917, also traded with China. तो कलकत्ता में जिन्होंने फर्स्ट जूट मिल सेटअप की थी वो थे सेठ हुकुमचंद. और जो सेठ हुकुमचंद हैं वो भी पैसे वाले, उनके पास भी जो वेल्थ है कैसे आई थी, चाइना के साथ ट्रेड करके. तो पहले उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया, पैसा कमाया और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में जूट मिल जो है सेटअप की. सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी.डी. बिरला. और इसी तरीके से जो जी.डी. बिरला हैं उनके ग्रैंडफादर एंड
उनके जो फादर हैं उन्होंने भी इसी तरीके से चाइना के साथ ट्रेड करके वेल्थ कमाई थी और फिर इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप की थी। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। अब ऐसा नहीं था कि जो कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड करके ही एक्यूमुलेट की जा रही थी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे तरीके थे जिससे लोग पैसा कमा रहे थे। Some merchants from Madras traded with Burma while others had links with Middle East and East Africa. तो कुछ जो मर्चेंट्स थे जो मद्रास के थे तो उनके ट्रेड लिंक्स थे बर्मा के साथ, जो आज का म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ वो ट्रेड करते थे। और कुछ जो लोग थे, कुछ जो मर्चेंट्स थे, वो मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका वाले जो नेशंस हैं, मतलब मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये वाले जो नेशंस हैं, इनके साथ ट्रेड किया। और इसके साथ ईस्ट अफ्रीकन जो नेशंस हैं उनके साथ ट्रेड काफ़ी सारे मर्चेंट्स करते थे। तो इनके साथ ट्रेड से भी काफ़ी लोग जो है पैसा कमा रहे थे। देयर वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप्स बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक तो हमने ट्रेड ग्रुप देखा वो जो कि चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था। दूसरा अभी हमने जस्ट देखा कुछ ऐसे भी मर्चेंट्स थे जो बर्मा एंड मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कमर्शियल ग्रुप्स थे जो कि डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब कि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे थे। इंडिया में ही वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को खरीद के बेच रहे थे। वो लोगों को मनी प्रोवाइड करा रहे थे, एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम का काम कर रहे थे। कुछ जो मर्चेंट्स हैं वो लोग पैसे लोन पे दे रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे। ऐसे भी मर्चेंट्स थे जो इंडिया के अंदर ही लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज, एक सिटी से दूसरे सिटी में फंड पहुंचाना, पैसे ट्रांसफर करना, तो ये सारे काम करके भी कुछ जो मर्चेंट्स है वो पैसे कमा रहे थे। When opportunities of investment in industries opened up, many of them set up factories. तो ये जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करने वाले जो मर्चेंट्स हैं, इन्होंने भी जब पैसा कमा लिया और जब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो उन्होंने भी फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी मौका देख के। As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. तो अब जैसे जैसे जो कॉलोनियल कंट्रोल है वो इंडिया के ऊपर टाइट होता गया, जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया के ऊपर कब्जा करते गए, वैसे वैसे इंडियन मर्चेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया ट्रेड करना। मतलब कि अब इंडियन मर्चेंट्स ना ही तो इंडिया के अंदर फ्रीली ट्रेड कर पा रहे थे और ना ही किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट इजीली कर पा रहे थे, क्योंकि अब सारी ट्रेड पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भी ब्रिटिशर्स आगे थे। इंडिया में भी पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो इसीलिए इंडियन मर्चेंट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ऑपरेट करना। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इंडियन मर्चेंट्स को एक तरीके से उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी यूरोप को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचने पर। मतलब कि अगर कोई भी इंडियन मर्चेंट्स जो है यूरोप को मैन्युफैक्चर्ड गुड बेच रहा था तो उसको एक तरीके से सजा दी जा रही थी, उसको मना किया जा रहा था। हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। अब जब इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर रोक लगा दी गई कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यूरोप को नहीं बेच सकते, तो अब जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन क्या था कि वो रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स जो हैं बेचें। तो जैसे कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, ये सारी चीज़ें अब इंडियन मर्चेंट्स जो हैं यूरोप बेचने लग गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इन सब की ज़रूरत थी। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने मजबूर कर दिया इंडियन ट्रेडर्स को कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ना बेचें और बल्कि उनकी जगह ये रॉ जो मटेरियल है एंड ग्रेन्स हैं इनको बेचें। दे वर ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। अब जो इंडियन मर्चेंट्स हैं पहले वो शिपिंग बिजनेस में भी थे, मतलब अपनी शिप्स को लेके जाते थे, उनमें वो कंसाइनमेंट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। बट अभी जो शिपिंग बिजनेस है ये भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन से छीन लिया था और खुद शिपिंग बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे। Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल कर रही थी इंडिया में। थ्री ऑफ द बिगेस्ट वंस वर बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी। तो एक थी बर्ड हेलर्स कंपनी, दूसरी थी एंड्रयू यूल और तीसरी थी जर्डाइन सिंकर एंड कंपनी। तो ये जो मेन कंपनीज थी इन्होंने एक तरीके से पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके रखा था काफ़ी बड़ी मात्रा में। दीज एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल। ये जो एजेंसीज थी ये कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह करती थी, मतलब एक तरीके से फाइनेंस करती थी बिजनेसेस को। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है सेटअप करती थी और उनको मैनेज करती थी। तो ये जो एजेंसीज हैं, ये जो मेन तीन एजेंसीज का भी हमने नाम पढ़ा, ये क्या कर रही थी, ये बिजनेसेस को फाइनेंस कर रही थी,
कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप कर रही थी और फिर उन जो कंपनी सेटअप किया उनको मैनेज कर रही थी. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decisions. अब ज़्यादातर ये जो कंपनी सेटअप हो रही थी उनमें क्या था कि जो इंडियन फाइनेंसर्स हैं वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे. मतलब एक तरीके से बिजनेस को चालू करने के लिए पैसा कौन डाल रहे थे? इंडियन फाइनेंसर्स. और वो जो पैसा है वो कहाँ पे लगाया जाएगा, उससे क्या सामान खरीदा जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था? यूरोपियन एजेंसीज. ठीक है. और यही यूरोपियन एजेंसीज जो है वो बिजनेस डिसीजंस भी ले रही थी. मतलब क्या होता है, इंडियन जो लोग हैं, इंडियन मर्चेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दे रहे थे. ठीक है. फाइनेंस कर रहे थे बिजनेस को. और बिजनेस चलेगा कैसे, क्या उसमें काम होगा, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा था? ये यूरोपियन एजेंसीज ले रही थी. The European merchant industrialists had their own chambers of commerce, which Indian businessmen were not allowed to join. तो ये जो यूरोपियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी थे, जिनमें एक तरीके से ये डिसाइड करते थे, बातचीत करते थे कि किस तरीके से जो अलग अलग डिसीजंस हैं बिजनेस से रिलेटेड वो लेने हैं, कितना टैक्स लेना है, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, क्या इंपोर्ट करना है. तो इन सारे मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं ओवरऑल, ये यूरोपियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लेते थे इनके खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में. और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्होंने बनाया था, एक तरीके से जो कमिटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडियन बिजनेसमैन को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था. तो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही मैनेज करते थे और सारे जो मेजर डिसीजंस है यूरोपियंस खुद लेते थे. तो जो इंडियन बिजनेसमैन है उनको एक तरीके से बिल्कुल ही बिजनेस से दूर किया जा रहा था और उनको सबऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था. मेन जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो यूरोपियंस ले रहे थे और जो इंडियन मर्चेंट्स है वो बेसिकली बस पैसा लगा रहे थे और रिस्क एक तरीके से सारा इंडियन मर्चेंट्स झेल रहे थे. और जिन बिजनेसेस में पैसा था, जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना या जो बड़ी बड़ी ट्रेड है, शिपिंग बिजनेस करना, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा था? यूरोपियंस कंट्रोल कर रहे थे. और इंडियन मर्चेंट्स जो हैं उनको मजबूर होकर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स एंड ग्रेन बेचना पड़ रहा था, जिनमें की पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें इतनी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो सकती है. तो ये सारे काम अब इंडियन मर्चेंट्स को करने पड़ रहे थे.